गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं रवि सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कोचिंग बाय रवि सर में। और हम लोग यहां पर साइंस की एनसीईआरटी क्लास 6 की कर रहे थे और इसी क्रम में हम लोग कल चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर चुके थे। और आज हम क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है साइंस की, विज्ञान की, उसको हम उसमें लेक्चर 2 है हमारा। ठीक है, इसके पहले जो लोग लेक्चर ना देखे हों वो लेक्चर नंबर 1 जाके देख सकते हैं चैनल पे। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको जब भी वीडियो कोई बने तो आपको उसकी सूचना मिल जाए। और ये जो एनसीईआरटी का हम पढ़ा रहे हैं ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो चाहे एकेडमिक हो या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सभी में पूछा जाता है। और हम लोग इसमें एनसीईआरटी की साइंस की चैप्टर वाइज और क्लास वाइज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए और हम इसमें आज का जो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 है उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें जो पहला है चैप्टर का नाम है, इसके पहले हम लोग कल जो पढ़े थे, कल विटामिन वगैरह पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट पढ़े थे, है ना, प्रोटीन पढ़े थे, सबसे ज़्यादा एनर्जी क्या देती हैं। तो सब लोग कमेंट में लिख के बताइए, जितने भी स्टूडेंट इससे जुड़े हैं सब लोग कमेंट में लिख के बताइए सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें किसको खाने से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट, वसा या प्रोटीन। प्रोटीन का क्या काम होता है, विटामिन का क्या काम होता है, खनिज लवण का क्या काम होता है ना। 1 मिनट में आपको रिकैप कराता हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको कल बताया था कि जो सबसे ज़्यादा एनर्जी का जो स्रोत होता है वो होता है क्या, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और होते स्रोत हैं वो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा एनर्जी, लेकिन वसा से सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। अगर बच्चों अगर हम 1 ग्राम वसा का सेवन करते हैं तो हमें 9.3 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और 1 ग्राम अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो हमें कितना मिलता है, 4.1 कैलोरी। और अगर 1 ग्राम हम लोग क्या प्रोटीन खाते हैं तो हम कितना मिलता है, 4.1। यानी कहने का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा अगर हम फैट खा रहे हैं 1 ग्राम तो हमें मिलता है 9.3 कैलोरी। ठीक है, सबसे ज़्यादा इससे एनर्जी मिलती है। तो जो वसा होते हैं ऊर्जा का एक स्रोत है, कार्बोहाइड्रेट भी ऊर्जा का स्रोत है। और उसके अलावा जो प्रोटीन होते हैं वो शारीरिक वृद्धि, मतलब कुल मिला के वृद्धि विकास के काम आते हैं। विटामिन जो होते हैं वो रोगों से रक्षा करते हैं हमारे शरीर की। और खनिज लवण होते हैं वो भी वृद्धि और विकास और का काम करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था हम लोग प्रयोग भी किए थे, मंड का प्रयोग किए थे हम लोग ना आलू में। और उसमें हम लोग क्या किए थे, आयोडीन डाले थे 10 ड्रॉप। तो वो हमें कौन से कलर का नज़र आया था, नीला या काला कलर का नज़र आया था। तो इससे उसकी पता चल रहा था कि मंड में क्या है, मंड है। और आलू पे इसका प्रयोग हम लोग किए थे। फिर हम लोग प्रोटीन का प्रयोग किए थे, बैगनी कलर का मिलता था। ठीक है, और वसा का जो प्रयोग किए थे, फैट का, हम लोग एक पेपर लिए थे और पेपर पे जैसे तेल होता है, तेल को अगर हम लोग उस पर गिराएंगे तो आप देखते हैं कि वो आर पार दिखता है आसानी से। ठीक है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हाँ इसमें क्या था, इसमें कोई फैट की उपस्थिति थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया था। अब हम लोग आगे देखते हैं। चलिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ देखिए चैप्टर का नाम है तंतु से वस्त्र तक। मतलब तंतु जो बनते हैं उससे वस्त्र कैसे बनते हैं। आप लोग जानते हैं, जितने भी लोग होंगे सब लोग कपड़े पहने होंगे, कपड़े पहनते हैं तो कपड़े में जो होता है कुछ आर्टिफिशियल होता है तो वो बनाए जाते हैं। पहले उसकी खेती होती है, जैसे मान लीजिए आपको हम बात करें, जैसे कॉटन का कपड़ा पहनते हैं तो कॉटन की खेती होती है, कॉटन की खेती को कॉटन निकाला जाता है, फिर उससे उसकी प्रोसेस होती है, मशीनरी द्वारा उसको बदला जाता है ना, धागे में बदला जाता है, धागे से उसको पूरा उसका एक कपड़ा तैयार होता है, कपड़े से फिर आपका जो कपड़ा आप पहनते हैं वो सिलकर तैयार होता है, फिर मार्केट तक आता है, आप खरीदते हो। ठीक है, और सभी वस्त्रों में विविधता भी होती है। तो यहाँ पे वही चीज़ उसी के बारे में आज बताया गया है। ठीक है, तो इसी के आसपास हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। तो चलिए हम देखते हैं आगे। इसमें देखिए पहला है, देखिए तंतु है ना, तंतु के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो क्या लिखा है, मैंने एक वहाँ देखिए पॉइंट लिखा, कपास के लिए काली मिट्टी बहुत उपयोगी होती है। जहाँ पे कपास की खेती होती है बच्चों, वो जानिएगा काली मिट्टी जो ब्लैक सॉइल होती है वो कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है ना। आप साउथ के साइड में जाओगे तो वहाँ आपको कपास की खेती देखने को मिलेगी, वहाँ पर बहुत होती है। जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, यहाँ पर कपास की खेती बहुत ज़्यादा होती है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई तागा बाहर निकालिए। अच्छा, आप जैसे कपड़ा पहनते हो, इसको मैं दिखा रहा हूँ। जैसे आप कपड़ा कोई पहनते हो, कपड़े में एक तागा अगर आप निकालते हो तो आपको ये पता चलता है कि हाँ जो हमारा कपड़ा बना हुआ है कई छोटे छोटे तागों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और उसको हम हटा देते हैं तो हमें पता चलता है ये है। ठीक, तो ऐसे यहाँ पर बात की गई है। देखिए कुछ चीज़ें जैसे आप देखते हो, कई लोग खादी के कपड़ा पहनते हैं तो खादी का अलग होता है, कुछ आर्टिफिशियल होते हैं, रेशम होता है ना। तो अलग अलग चीज़ें होती हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, सुई में तागे को पिरोने का प्रयास करते हैं, समय भी अपने ऐसा परीक्षण किया होगा। कई बार तागे का यह सिरा कुछ पतली
लड़ियों में पृथक हो जाता है। आप देखो कभी इस सुई में धागा आप डालोगे तो जैसे आप आगे धागा डालते हो तो जाता नहीं है, उसमें आपको लगता है कि ऐसे ऐसे डालते हो आप आगे तो ऐसे लगता है 2-3 तागे निकले हुए ना, तो वो जाता नहीं है। तो वैसे पता चलता है कि ये भी कई चीज़ों से मिलकर बना, मतलब कई छोटे छोटे धागों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जैसे वस्त्र तागों से मिलकर बनते हैं, तागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बनते हैं। मतलब जो वस्त्र होते हैं वो तागे से मिलकर बने होते हैं, धागे से, और जो तागा है वो आगे तंतुओं से मिलकर बनते हैं। तंतु क्या होते हैं? छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के कुछ तंतु पादप और जंतु, जैसे जंतु से क्या प्राप्त हो, जैसे आप ऊन ले लो, ऊन किससे? भेड़ से, बकरियों से, है ना, सबसे प्राप्त होते हैं। कुछ पादप से भी प्राप्त, जैसे आपका कपास होता है, कॉटन होता है, तो वो पादप से प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो कपड़ा पहनते हैं बच्चों, उसमें कई चीज़ें जो कपड़े होते हैं वो कुछ तो होते हैं जानवरों से प्राप्त होते हैं और कुछ हमें पादप से प्राप्त होते हैं। जो पादप से प्राप्त होते हैं उन्हें पादप तंतु कहते हैं, और जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं उसे जंतु तंतु कहते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु भी कहते हैं। प्राकृतिक कहते हैं क्योंकि प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं और ये हम बनाते नहीं हैं, इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। याद रखिएगा, प्राकृतिक तंतु वो होते हैं जो हमें पादप और पशुओं से आसानी से मिल जाएं। ठीक है, फिर रुई तथा जूट पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण, जैसे रुई होता है, रुई सब लोग जानते हो, भी ठंड आएगी तो सब लोग क्या करेंगे, उसका क्या कहते हैं, रजाई बना के उसमें रुई डालते हैं, है ना। पटसन जूट पादप से प्राप्त होता है तो पादप तंतु हो गया। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होता है, जैसे ऊन भेड़ और बकरी से, है ना, प्राप्त होता है। तो ये भी चीज़ें आपको पता है। फिर इसे खरगोश, याक तथा ऊँटों के बालों से प्राप्त होता है। रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। आप जानते हो जो रेशम का कीट होता है कोकून से खींचा जाता है। याद रखिएगा, जो रोज रेशम प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। रेशम कहाँ से? तो रेशम तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक वस्तुओं का ही उपयोग होता रहा है। आपको पता होगा पहले जो कपड़े बनते थे वो प्राकृतिक ही बनते थे, इतना ज़्यादा स्टैंडर्ड था, मशीनरी नहीं था। आपको पता होगा अंग्रेजों का ज़माना था तो वो लोग क्या करते थे, यहाँ से कच्चा मटेरियल ले जाते थे और अपने यहाँ बढ़िया सा कपड़ा बना के यहाँ लाते थे और यहाँ अच्छे कम दाम में बेचते थे। तो हमारे यहाँ के जो किसान बेचारे हाथ से चीज़ें बनाते थे उसको कोई नहीं लेता था, क्योंकि वो क्या होते थे, मेहनत से बनते थे और इतने अच्छे भी नहीं लगते थे, और वो मशीन से बना के लाते, थोड़ा देखने में अच्छा लगता तो लोग खरीदते थे। ठीक है, पिछले लगभग 100 वर्षों में से ऐसे रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है से तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है ना। अब देखिए संश्लिष्ट तंतु, देखिए जिनका ऐसे तंतु ऐसे जो होते हैं तंतुओं का निर्माण किया जाता है खुद से, जैसे आर्टिफिशियल अपनी मदद से, तो वो रासायनिक पदार्थों से बनते हैं, है ना। मतलब उनके लिए कोई खेती नहीं होती, रासायनिक पदार्थों से बनते हैं। उनको क्या किया जाता है, उनको कहा जाता है संश्लिष्ट तंतु। मतलब संश्लिष्ट मतलब होता है जो आदमी जिसको बनाते हैं, मनुष्यों द्वारा बनाया जाए रासायनिक तरीकों से। ठीक है, तो उनको संश्लिष्ट तंतु कहा जाता है और उसी को कृत्रिम तंतु भी कहा जाता है। कृत्रिम मतलब होता है कि मनुष्यों द्वारा बनाया गया। ठीक है, पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के कुछ उदाहरण हैं। अब ये भी आपको याद रखना है, जैसे पॉलिस्टर हो गया, ठीक है, नायलॉन हो गया। नायलॉन सबसे पहला कृत्रिम तंतु बनाया गया था। ठीक है, आपको पता होगा जो पैरासूट होता है, पैरासूट जो बनता है बच्चों सब लोग जानते होंगे, पैरासूट से जो उड़ते हैं उसमें जो पकड़ा जाता है, जो धागा होता है, जो तंतु जिससे पैरासूट पूरा बंधा होता है वो नायलॉन का बना होता है। तो याद रखना, जो नायलॉन का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है वो पैरासूट बनाने में होता है। ठीक है, तो ये नायलॉन और एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के कुछ उदाहरण हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ मैंने लिखा जंतुओं से रेशम, ऊन, पादप से जैसे सूती, जूट, पाटन, ये सब प्राप्त होते हैं। तो आपको यहाँ पता चल गया कि जो प्राकृतिक तंतु होते हैं वो जंतुओं और पादपों से प्राप्त होते हैं, और जो संश्लिष्ट होते हैं वो प्रकृति में नहीं होते हैं, उसको मनुष्य द्वारा रासायनिक पदार्थों की मदद से बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए दूसरा है कुछ पादप जंतु। अब तंतु है ना, कुछ पादप तंतु कौन कौन, जैसे रुई हो गया। रुई को कपास, जैसे कपास बीजों से प्राप्त होता है। आपको रुई की खेती आप देखे होंगे तो वहाँ पर देखते होंगे कपास होता है, उसके बीज होते हैं, उसमें से रुई निकाली जाती है। ठीक है, तो रुई को खींच कर पृथक किया जाता है, फिर उसको शुद्ध किया। देखिए यहाँ पे होता है रुई को पहले निकाला जाता है, फिर उसको शुद्ध किया जाता है, फिर वो क्या होता है, रुई का रूप लेती है, मतलब वो हमारे उपयोग करने योग्य होती है। ठीक, और ये जो कपास की खेती होती है ये काली मिट्टी में होती है। इसके लिए काली मिट्टी बहुत उपयोगी होती है। जलवायु उष्ण होनी चाहिए, है ना, उष्ण होनी चाहिए। तो आप जानते हैं कपास जो होता है, कपास की खेती कहाँ कहाँ होती है भारत में, तो महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, यहाँ पर कपास की खेती की जाती है। ठीक है, देखिए कपास की खेती ये दिखाया जा रहा है ना, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो। तो ये चीज़ें हो गई। ठीक, उसके बाद देखिए, अब देखिए यहाँ पर एक और बढ़िएगा, साधारणतः इन कपास बालों से कपास को, है ना, उसके बाद हस्त चयन किया जाता है। ठीक, साधारणतः इन कपास
वालों से समझ गए ना, मतलब जो इसके जो लगे हुए हैं इनको निकाला जाता है, फिर इनको अलग किया जाता है। इसके अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कपास ओटना कहा जाता है। कपास उसमें से बीजों से निकाला जाता है तो उसको कपास ओटना कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। फिर अब पादप से दूसरा कौन सा है? जूट, पटसन जिसे बोलते हैं, ठीक है। ये इसकी खेती ज़्यादातर देखो पश्चिम बंगाल और बिहार में होती है, ठीक है, पटसन की। कपास की मैंने आपको बताया गुजरात, महाराष्ट्र, लेकिन इसकी जो पटसन की होती है वो पश्चिम बंगाल और बिहार, ठीक है। अब देखिए पटसन तंतु, पटसन इसकी खेती वर्षा ऋतु में होती है, याद रखिएगा, वर्षा ऋतु में होती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, देख रहे हैं ना ये पूरा में होती है, ठीक है। फसल कटाई के पश्चात पादप के तनों को कुछ दिनों तक जल में डिबो दिया जाता है। पता है इसको कहीं कहीं सनई बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? इसको मतलब कई एकदम ग्रामीण लैंग्वेज में सनई बोलते हैं। इसको क्या करते हैं, ऐसे पूरा डाढ़ होता है, इसको काट लेते हैं और काटने के बाद इसको पानी में डाल देते हैं, कई दिनों तक पानी में पड़ा रहता है। फिर ये क्या होता है, इसका सड़ जाता है पूरा ऊपर वाला पदार्थ, ठीक है। फिर इसको क्या करते हैं, इसको निकालते हैं, ठीक है। फिर इसको जल से डुबो कर रखते हैं। ऐसा करने पर तने जो होते हैं गलकर क्या होते हैं, गल जाते हैं और उनसे पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर दिया जाता है। मतलब जो गल जाते तो निकाल लिया जाता है, हाथों द्वारा उससे अलग कर लिया जाता है। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। मतलब वस्त्र बनाया जाता है, तागों में परिवर्तित कर लिया जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है जूट की खेती। जूट की खेती कब, अभी पीछे बताए ना, तो आपको याद रखना फैक्ट, जूट की खेती वर्षा ऋतु में होती है और ये मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में होती है। काली मिट्टी है ना, कपास के लिए उष्ण जलवायु काली मिट्टी उपयोगी होती है। अब देखो सूती तागे की कताई कैसे की जाती है, देखो आप समझना, रेसों से तागे बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। अब जो रेसा होता है उससे तागे बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। कत्ता है ना, जैसे ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें काता जाता है ना। ये चरखा टाइप का होता है, जो गांधी जी थे तो वैसे टाइप का होता है, इससे काता जाता है, ठीक है। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेसे को खींचकर ऐंठते हैं, है ना। देखो यहाँ से ले जा रहे हैं, ऐंठ रहे हैं और धीरे धीरे वो रेसे के पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। कतई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। तकली आप जान रहे हैं ना, तकली होता है। हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाले एक अन्य युक्ति चरखा होती है। मतलब चरखा मैंने आपको बताया था ना कि जो गांधी जी, मतलब जिसको वो कहते थे आंदोलन होता था, तो गांधी जी का क्या कहना था, स्वदेशी वस्त्रों को पहनो, मतलब जो खादी के कपड़े थे उनको पहनो, ठीक है, खादी के कपड़े। देखो गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। गांधी जी लोगों को कहते थे विदेशी वस्त्रों का त्याग करो और जो देसी है, मतलब जो खाद है, खादी के वस्त्र पहनो, ठीक है। चलो इसके देखो यहाँ पे लिखा है, लोगों को हाथ कते तागों से बुने वस्त्रों को पहनने और ब्रिटेन के मिलों से बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए गांधी जी कहते थे। गांधी कहते थे बहिष्कार करो कपड़े का, है ना। स्वदेशी आंदोलन हुआ था तो उसमें बहिष्कार कर दिए थे, सब लोग कपड़े उपड़े जला दिया करते थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर तागे से वस्त्र कैसे बनते, तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियाँ, जैसे बुनाई, पहले बुनाई की जाती है ना। तागे से दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। भाई छोटे छोटे तागे ले लिए गए, अब उनको क्या किया गया, ऐसे धारी वाइज ऐसे ऐसे रख दिया गया, है ना, ऐसे 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 ऐसे, तो छोटे छोटे तागे करके ना वो क्या बन गए, कपड़े बन गए। क्या बन गए, कपड़े बन गए। ऐसे चौड़ा होते होते कपड़ा बन गया, फिर इनको सीधे सीधे इससे कपड़ा बना लेते हैं, है ना। ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपकी। अब उसके बाद क्रियाकलाप, यहाँ पे हम लोग क्रियाकलाप वगैरह नहीं देखेंगे, आगे बढ़ेंगे इसके, है ना। देखिए यहाँ पे, है ना, एक औरत बैठी हैं और वो कपड़े की कताई कर रहे हैं, देखो ऐसे होता है, ठीक है। तो देखिए चित्र में देखिए, इसी ढंग से तागों को दो सेट से बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। तो वह तागे वास्तव में कागज़ की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है, ठीक है। अब देखो बधाई विशेष प्रकार की बुनाई, ठीक है। इसमें क्या होता है, ध्यान, स्वेटर किस प्रकार बुना था, आप लोग स्वेटर जानते हैं, देखिए मम्मी लोग स्वेटर बुनती थी ना, ऐसे पहले देखो यहाँ पे होता था, छोटे छोटे तागे होते थे और छोटे छोटे तागों से कितने बड़े स्वेटर बन जाते हैं। मतलब कुल मिला के छोटे छोटे तागों से ही कोई चीज़ बनती है ना, वस्त्रों से बनाई जाती हैं। तो ये हो गए अलग अलग चीज़ें, मतलब छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी चीज़ें बनती हैं। आगे देखिए यहाँ लिखा है वस्त्र सामग्री का इतिहास। फ्लैक्स भी प्राकृतिक तंतु है, ठीक है, ये भी याद रखना। देखिए यहाँ पे क्या है, कभी कभी आपने देखा होगा कि जो छाल होती हैं, बड़ी बड़ी पत्तियाँ जंतुओं की चर्म समूह से अपने शरीर को ढकते हैं, है ना, ढकते हैं, सब लोग भाई ढकते हैं, ठीक है। तो कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने से पश्चात लोगों में पतली पतली टहनियाँ, पहले के लोग क्या थे बेटा, जिनको आदिमानव कहते, पहले लोगों को नहीं पता था कि कपड़े क्या होते क्या, तो वो क्या करते थे, जो पेड़ से जो छाल होती थी और जो जानवरों को मारते थे उनकी खाल होती थी, उसको क्या लपेटते थे, है ना, उसको पहनते थे। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, सीख लिया कपड़े बनाना, वो थोड़ा सभ्य हो गए और उन्होंने कपड़ों का उपयोग करना शुरू कर दिया, ठीक है। पहले मतलब अगर देखा जाए तो हमारे जो वंशज बंदर हैं ना,
हम लोग पहले बंदर थे, अब बंदर से थोड़ा परिवर्तित हुए, फिर धीरे धीरे अब देखो कितने सभ्य हो गए, अब तो हम लोग चांद पे पहुंच गए, है ना। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा खादी ग्राम उद्योग का अभी सरकार मतलब खादी कपड़े बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है महिलाओं को, है ना। लोगों को कह रही है कि आप कपड़े बनाओ, बेचो और उसके पैसे हम आपको बदले उसके पैसे देंगे, है ना। सरकार ने इसके लिए कई योजनाएं चलाई हैं, जैसे महिलाओं को चलाने के लिए स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, दुनिया भर की योजनाएं चला रही हैं, है ना। अब देखिए प्राकृतिक तंतु प्राप्त होते हैं। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई और फ्लैक्स की क्रम नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्र में। अब देखो मिस्र में जो है नील नदी है ना, नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है बच्चों। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो नील नदी है ना, वहाँ पर जो कृषि है और कृषि का पूरा दारोमदार उसी के ऊपर है, उससे बहुत अच्छी खेती होती है वहाँ पर ना। तो ये सब चीज़ें याद रखना। अब देखो रुई मैंने बता दिया, वस्त्र बता दिया, तंतु क्या होते हैं, कताई क्या होती है, बुनाई क्या होती है, तागा रेशों से कताई करके तागा बनाया जाता है, ठीक है। चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चन हैं वो हम आपको देख लेते हैं, हाईलाइट करके वो भी पढ़ा देते हैं। देखो क्या है, वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों में विविधता होती है, जैसे सूती, रेशमी, ऊनी, पॉलिस्टर सब अलग अलग है। कुछ प्राकृतिक रूप से हम पाते हैं और कुछ मनुष्य द्वारा रासायनिक तरीके से बने होते हैं। वस्त्र तागों से बनते हैं जिन्हें तंतु कहते हैं, यानी कि तंतु का जो होता है वो किससे, वस्त्र तागे से बनते हैं, तागों को तंतु कहते हैं। तंतु या जो प्राकृतिक होते हैं अथवा संश्लिष्ट, रेशम, ऊन अथवा जूट कुछ प्राकृतिक तंतु हैं। जैसे आपसे कोई पूछे बताओ प्राकृतिक तंतु क्या हैं, तो जो प्राकृतिक तरीके से पाए, जैसे पेड़ है प्राकृतिक है ना, होता है, उसको कोई बनाता तो है नहीं, उससे पा गए तो वो हो गया। जो पौधे सॉरी जो प्लांट होते हैं उनसे मिल गया, और उसके बाद क्या हुआ, जो एनिमल होते हैं, जानवर होते हैं, उनसे भी हम लोग जैसे ऊन वगैरह लेते हैं तो वो भी प्राकृतिक हो गया। जबकि नायलॉन पॉलिस्टर क्या है, संश्लिष्ट। संश्लिष्ट का मतलब होता है कृत्रिम तंतु हैं, मनुष्य द्वारा रासायनिक तरीकों से बनाए गए हैं, ठीक है। रुई और जूट जैसे तंतु पादप होते हैं। तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। लोगों की बुनाई दो प्रकार की से की जाती है जिससे वस्त्र बनते हैं। अच्छा बुनाई पहले क्या होता है, तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया, ठीक है। तंतु से तागा बनता है, तागे से क्या बनता है, वस्त्र। याद रखना पहले तंतुओं से तागा बनता है ना, वो भी कटाई द्वारा, फिर तागे से क्या बनाया जाता है, वस्त्र, ठीक है। देखो यहाँ लिखा है संश्लिष्ट को वर्गीकरण करिए, तो नायलॉन मनुष्य द्वारा बनाया गया है, ठीक है। पॉलिस्टर है, ये सब मनुष्य द्वारा बनाया गया है, ठीक है। आगे सब ऊन, रुई, पटसन ये प्राकृतिक है। तंतुओं में तागा बनता है कताई के द्वारा। कताई वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया है, ठीक, हाँ सही बात है। जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, सही है। देखिए यहाँ पे क्या है, रुई से बिनौले हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं, ठीक है, अभी पीछे पढ़े हम लोग। तागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है, ठीक है। रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होते हैं, गलत है। पॉलिस्टर एक प्राकृतिक है, ना प्राकृतिक नहीं है, संश्लिष्ट है जिसे कृत्रिम कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हमारा इसमें नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है, ठीक है। सभी लोग ध्यान से देखिएगा वीडियो को, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ, अगर आप ये वीडियो रोज़ देख रहे हो, रोज़ फॉलो कर रहे हो, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, धीरे धीरे आपको सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। लेकिन पर डे आपको देखना है। हमारे चारों ओर की वस्तुएं, अब देखो वस्तुओं के समूह बनाना। हमारे चारों ओर आप जानते हो बहुत सी वस्तुएं होती हैं, है ना। जैसे सब नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं जिनमें क्या होता है, कुछ जानवर नहीं होता है। लिविंग थिंग्स मतलब क्या होता है, जो बढ़ते हैं, ग्रोथ होती है, ऑक्सीजन लेते हैं, उसमें डाइजेशन होता है। लेकिन नॉन लिविंग में ऐसा कुछ नहीं होता। तो देखिए हमें अपने चारों ओर जैसे कुर्सियाँ, बैलगाड़ी, साइकिल आदि दिखते हैं ना सॉरी। उसके बाद क्या होता है, जैसे रबड़ के गेंद, फुटबॉल, कंधे, मतलब अनेक प्रकार की वस्तुएं होती हैं, अनेक प्रकार की चीज़ें दिखती हैं जो एक ही पदार्थ से नहीं बने होते, विभिन्न विभिन्न पदार्थों से बने होते हैं। कुछ रबड़ से बने होते हैं, कुछ मेटल से बने होते हैं, जैसे लोहा, तांबा, इससे, है ना। कुछ प्लास्टिक के बने होते हैं, ठीक है, उसी के बारे में। अब देखो यहाँ पर अब अलग अलग चीज़ें हैं। देखो यहाँ से हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक या अधिक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं। ये पदार्थ कांच, धातु, प्लास्टिक, मैंने अभी आपको बताया, कुछ धातु की बनी होती हैं, मेटल की, कुछ प्लास्टिक की, कुछ लकड़ी की, कुछ रुई की, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे है जैसे बैट, माचिस की डिब्बी, नमक और आलू। हम वस्तुओं की एक ऐसी सूची बना सकते हैं जिनके बारे में हम केवल सोच ही सकते हैं। जैसे इन्हें संग्रह उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज़ और लकड़ी की बनी है। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को दो समूह बांट सकते हैं। देखो अब यहाँ पे सभी वस्तु का एक समूह बना लीजिए, कौन कौन किससे बनता है। जैसे यहाँ पे देखिए एक है, जैसे वस्तु हो गया पदार्थ जिससे बनी, जैसे प्लेट होता थाली, तो ये किससे, इस्पात, कांच, प्लास्टिक, अन्य कोई भी बनी भी हो सकती हैं। पेन है तो पेन भी आपकी धातु से बनी हो सकती है और प्लास्टिक से बनी हो सकती है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आप टिफ़िन ले जाते हो, है ना, टिफ़िन ले जाते हो तो किसकी बनी होती है, प्लास्टिक की बनी होती है ना।
लोहे की टिफ़िन होती है, स्टील की टिफ़िन होती है, सबकी अलग अलग होती है। अब यहाँ देखिए दूसरी सारणी बनी है। पदार्थ लकड़ी है, लकड़ी से कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं, जैसे कुर्सी होता है, मेज़ होता है, हल होता है, बैलगाड़ी का जो ऊपर चलने वाला होता है, इसके पहिए सब लकड़ी से बने होते हैं, ठीक है। कागज़ से क्या बने होते हैं, जैसे किताब आप पढ़ते हो, पुस्तक हो गई, नोटबुक हो गया, समाचार पत्र हो गए, खिलौने हो गए, कैलेंडर हो गए, ये सब कागज़ से बने हैं। चमड़े से क्या क्या बने होते हैं, आप देखते हो अपना जो स्लीपर होता है, जूते हो गए, चप्पल हो गए, ये सब है ना, पर्स हो गई, ये सब चमड़े से बनी होती है। प्लास्टिक से क्या क्या बना होता है, जैसे प्लास्टिक से कई चीज़ें बनी होती हैं। आप देखते हो कि जो चीज़ें बाल्टी वगैरह होती है वो भी प्लास्टिक की होती है। रुई आप जानते हो, है ना, रुई की भी बहुत चीज़, खिलौने वगैरह बने हुए आते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। फिर आप देखिए यहाँ पर दूसरी चीज़ है, यहाँ पर लिखा है वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है, तो ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से बनी हो सकती है। भाई ऐसा भी हो सकता है, एक वस्तु कई पदार्थों से बनी हो सकती हैं, ठीक है। अब बनाई भी जा सकती हैं। पदार्थों के गुण क्या होते हैं, है ना, तो ये उपयोग स्थान ध्रुवों को रखते हैं। अब देखिए जो पदार्थ होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, पहले आपको बता दें, ठीक है। पदार्थ जो होता है उसका, है ना, पदार्थ जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। उसका आयतन होता है, तो पदार्थ लगभग होते तो 5 हैं, मैं आपको पहले बता दूं। पहला होता है सॉलिड, फिर होता है लिक्विड, फिर होता है गैस, फिर होता है प्लाज्मा, फिर होता है बोन्स आइंस्टीन स्टेज, ठीक है। 5 हो गई, लेकिन आपको 3 जानना है, ठीक है। 3 के बारे में ही आपको अभी पढ़ना है इसमें। देखिए सामान्यतः उपयोग ध्रुवों को रखने के लिए करते हैं, इसीलिए अब यदि हम कपड़े का गिलास बनाएं तो हमारा कार्य समस्या बहुत, भाई देखो अब कुछ चीज़ें होती जिनको जैसे पानी रखने के लिए क्या गिलास बनाएं ताकि उसमें रुके रहें। अब कपड़े का थोड़ी ना कोई बनाएगा, नहीं, कपड़े में पानी रुकेगा ही नहीं। दूध है तो दूध में नहीं। अब कपड़े में क्या रखना है, जैसे अनाज वगैरह हो गया कपड़े में रख सकते हैं, अनाज को, है ना सर। तो चलिए आगे देखते हैं दिखावट। पदार्थ, जैसे पदार्थ होता है प्रायः एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लकड़ी लोहे की बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है, लोहा तांबा अथवा एल्युमिनियम भिन्न दिखाई देते हैं। अब जैसे लकड़ी अलग दिखता है, लोहा अलग दिखता है, तो कुछ चीज़ें लकड़ी की बनाई जा सकती है, कुछ चीज़ लोहे की बनाई जा सकती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हैं, जैसे बाँसुड़ी है, बाँसुड़ी लकड़ी की बनेगी, लोहे की थोड़ी ना बनेगी बाँसुड़ी। आगे आगे है, देखिए धुतवान और द्युतिवान पदार्थों की सूची बनाई है। देखिए धातु है सोना, धातु वो होते हैं जो चमकते हैं, जिसमें चमक होती है ना, सॉलिड स्टेज में होते हैं। उसमें क्या होता है, आराम से करंट जा सकते हैं, सोना, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा, ये सब होते हैं, ठीक है। पदार्थ जिस प्रकार की धुति होती है वे धातु कहलाते हैं, धातु होते हैं। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोना धातुओं के उदाहरण हैं। कुछ धातुएं अपनी चमक खो देती हैं, जिनको क्या बोलते हैं, द्युतिहीन दिखाई देती हैं। ऐसा उन पर वायु और नमी के कारण होता है। आप देखिए कभी लोहा रख दीजिए आप, है ना, बरसात के मौसम में लोहा आप बाहर रख दीजिए, उसमें पानी गिरेगा, हवा लगेगा, धीरे धीरे क्या होता है उसमें जंग आ जाती है ना। तो जंग लगने के लिए क्या क्या जरूरी है, ऑक्सीजन और वाटर, बस 2 चीज़ें दीजिए, जंग लग जाएगी, ठीक। इसीलिए कभी आप देखिएगा जंग से बचने के लिए जो अभी आते हैं, जैसे आप कभी देखे होंगे रेलिंग वेलिंग पे लगवाते हैं लोग, तो उस पर जिंक की परत लगी होती है बेटा, उस पर पानी कभी रुकता ही नहीं, उस पर जंग नहीं लगती है, ठीक है। जिंक की परत होती है ना, जस्टिफिकेशन उसको बोलते हैं, जस्तीकरण। जब तक किसी लोहार या वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातु को, छड़ों को, ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास कीजिए, ठीक। अब कठोरता क्या होती है, देखिए पदार्थ में कठोरता भी होती है। आप देखते हैं धातु की एक चाबी लीजिए और लकड़ी, एल्युमिनियम, पत्थर का टुकड़ा की, मोमबत्ती। अब धातु की एक चाबी को आप क्या मोड़ सकते हो, नहीं मोड़ सकते हो। लकड़ी है, लकड़ी मुड़ जाएगा, अब मोम मुड़ जाएगा, लेकिन वो नहीं मुड़ेगा, ठीक है। तो कोमल पदार्थ होते हैं जिनको हम दबा नहीं सकते हैं, जिनको दबा सकते हैं वो कोमल होते हैं, जिनको नहीं दबा सकते संपीडित, असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य का मतलब होता है जिनको आसानी से दबाया ना जा सके, ठीक है। तो यह अन्य पदार्थ जिन्हें संपीडित करना कठिन होता है कठोर पदार्थ कहलाते हैं, जिनको संपीडित करना आसान होता है वो, ठीक है। चलिए तो यहाँ देखिए धुत कठोरता होती है। अच्छा देखिए कठोरता होती है, चमक होती है, खुरदरापन, हाँ, अथवा चिकनापन होना है, ठीक। अब देखिए कठोर पदार्थ लकड़ी, है ना, और कोमल पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, जैसे रुई हो गया, स्पंज हो गया। अब विलेय और अविलेय क्या होते हैं, देखो इसको, अविलेय और विलेय क्या होता है, इसको ध्यान से देखना सब लोग। देखो विलेय वो होता है जो पानी में आसानी से घुल जाए, और अविलेय होता है जो पानी में आसानी से ना घुले। जैसे रेत आप लीजिए, लकड़ी के बुरादे को, नमूने को लीजिए, पानी में घोलिए, घुलेगा नहीं घुलेगा, लेकिन आप नमक को लीजिए, घोलिए, घुल जाएगा। चीनी को लीजिए, घोलिए, घुल जाएगा। देखिए यहाँ पे सारणी बनी है, नमक है तो जल में पूर्णतः लुप्त हो जाता है, सही बात है। चीनी भी हो जाता है, बालू नहीं घुलेगा, है ना, चाक पाउडर नहीं घुलेगा, लकड़ी का बुरादा नहीं घुलेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, जो आसानी से घुल जाएं उसको विलेय कहते हैं, जो आसानी से ना घुलें उसे अविलेय कहते हैं। आप सभी कुछ देख रहे हैं, अर्थात घुल जाएं, वो विलीन हो जाएं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ये पदार्थ जल में विलीय हैं। तथा अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित ना होते हैं तो काफ़ी समय लेते हैं, उन्हें अविलेय कहते हैं। मतलब जो पदार्थ जल के साथ आसानी से घुल जाएं उन्हें क्या बोलते हैं, विलेय पदार्थ, और जो आसानी से ना घुले उन्हें अविलेय पदार्थ कहते हैं, ठीक है। जैसे सिरका, नींबू रस, सरसों का तेल, नारियल, मिट्टी। अब जैसे सिरका है,
है ना। एल्कोहल आप लो, एल्कोहल शराब पानी में घोलो, घुल जाएगी, आराम से घोल के पी लेते हैं लोग, है ना। अब देखो यहाँ पे भली भांति मिश्रित होता है, मिश्रित नहीं होता है, ठीक। द्रोह है, सिरका भली भांति मिश्रित हो जाता है, ठीक है। नींबू का रस नहीं, सरसों को तेल नहीं, ठीक है, ये सब नहीं होगा। चलिए, जल में विलेयता की बात हो रही है तो सिरका भी भली भांति मिश्रित होता है, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पे कुछ गैस जल में विलेय हैं जबकि कुछ अन्य नहीं। साधारणतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होती हैं। उदाहरण के लिए जैसे जल में विलीन ऑक्सीजन गैस विलीन हो जाती है। जल में रहने वाली जंतुओं और पादपों की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। आपको पता है जल में ऑक्सीजन होती है, जल में आप ऑक्सीजन देखना है तो जो बुलबुले उठते हैं पानी में वो ऑक्सीजन, हो जो मछलियाँ रहती हैं उसी से अपना लेती हैं ऑक्सीजन, ठीक है। तो वस्तुएँ जल में तैर और डूब सकती हैं, है ना। तो भाई देखो, जल में अविलेय ठोस जल में पृथक हो जाते हैं, तो देखो इसको भी देख लेते हैं, है ना। चलिए इसको भी देखते हैं। देखिए, तैरने लगते कुछ अन्य गिलास की तली में पहुंच गए हैं, ठीक है। देखिए, कुछ तो तैर रहे हैं, कुछ डूब गए। अब देखो, जिसका घनत्व, याद रखिएगा, जिसका घनत्व कम होगा और जिसका घनत्व ज़्यादा होगा, जिसका घनत्व या डेंसिटी ज़्यादा होगा, ठीक है, और जिसका घनत्व कम होगा, तो इनका जैसे मान लीजिए ए है और बी है, बी का घनत्व है कम और ए का घनत्व है ज़्यादा, तो बी वाली वस्तु ए पर तैरेगी। जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ, जैसे एक आप गिलास में पानी लीजिए, ठीक है, और उसमें एक बर्फ़ का टुकड़ा डाल दीजिए, बर्फ़ का टुकड़ा तैरता रहेगा। क्यों तैरता रहेगा? क्योंकि जो बर्फ़ का घनत्व होता है, डेंसिटी होता है ना, वो पानी से कम होता है, ठीक है। और जब वो गलेगा ना, तो वो पानी, जैसे मान लीजिए एक गिलास आप पानी लिए और वो पूरा गिलास भरा हुआ है, तो उसमें बर्फ़ जो पिघलेगी तो वो बाहर उसका पानी नहीं जाएगा, उतना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो घनत्व उससे कम है, ठीक है। ये याद रखिएगा, नहीं तो बहुत लोग कहेंगे नहीं सर बाहर चला जाएगा, पिघल जाएगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे गिरी सूखी पत्तियां व कंकड़ जो आप इसी तालाब में फेंक देते हैं, शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास में डाल देते हैं, वो सब क्या है? नहीं है ना। जैसे आप द्रोह में कोई चीज़ डालिए, पानी में डाल दीजिए कोई चीज़, वो तैरती रहेगी करल का। द्रोह जैसे तेल में तेल होता है, ऊपर तैरता रहता है ना। तो तेल का घनत्व तो क्या है? कम है। पारदर्शिता, अब देखिए पारदर्शिता क्या होता है, अपारदर्शी क्या होता है। ऐसी वस्तुएं, है ना, पारदर्शी कौन सी होती हैं? जैसे उन पदार्थों या सामग्रियां जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता, मतलब ऐसी सामग्री जिनसे हम वस्तु, जैसे पॉलीथीन आप लेते हो ना, इधर से उधर देख पाते, तो क्या है? पारदर्शी है ना। जैसे कांच, जल, वायु, कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं, ठीक है, पारदर्शी। अपारदर्शी क्या होता है? जिनमें होकर वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता, बिल्कुल देख ही नहीं। जैसे लकड़ी की बॉक्स है, आप लकड़ी को बॉक्स अपने आँख के सामने लीजिए, नहीं देख पाओगे, ठीक है। गत्ते के डिब्बे, ये सब नहीं देख पाओगे। मतलब आर पार आप जिससे देख पाओ पारदर्शी वस्तु, और जिससे न देख पाओ अपारदर्शी वस्तु, ठीक है। ये याद रखना आप। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, देखो यहाँ परभासी, जिनसे होकर देखा तो जाए लेकिन बहुत स्पष्ट न देखा जाए। तो मैंने अभी 3 चीज़ बताया। पारदर्शी होता है, ठीक है। पारदर्शी वो वस्तुएं होती हैं जिनसे हम आर पार आसानी से देख सकें, जैसे कांच वगैरह हो गया, ठीक है। अपारदर्शी वो होता है जिनसे हम आसानी से आर पार ना देख पाए। जैसे आप ले लीजिए कागज़ का, गत्ते का एक टुकड़ा लीजिए, तो क्या आसपास आप देख पाते हैं? आप इधर आँख के सामने लगाएंगे, नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो और पारभासी क्या होता है? जिनसे होकर तो देखा जा सके लेकिन स्पष्ट रूप से ना देखा जा सके, ठीक है, पारभासी कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कागज़ पर लगे उस तैलीय धब्बे को याद कीजिए। जैसे आप कागज़ पे कोई तेल के धब्बा लगाओ और इधर से उधर देखो, तो देख तो पाते हो लेकिन आसानी से नहीं देख पाते हो। तो ये मैंने आपको जो आज बताए, ये 2 चैप्टर थे। अब इसमें देखिए क्या क्या पढ़े। पदार्थ कठोर होता है, अविलेय वो पदार्थ होते हैं जो जल में पूरी तरह विलेय न हो, ठीक है। चमकीला होता है, धातु, हमेशा धातु पदार्थ होती है तो वो चमकीली होती हैं। पदार्थ, है ना, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, उसका आयतन होता है। पदार्थ की 3-4 अवस्थाएं, 5 बताया था मैंने, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन स्टेज। ऐसे 3 याद करना है आपको, ठीक है, ठोस, द्रव और गैस। धातु क्या होती हैं आपको पता है, मेटल जो होती चमकीली होती हैं, जैसे लोहा ले लो, तांबा ले लो, कॉपर ले लो। अपारदर्शी वस्तुएं वो होती जिनसे होकर हम आर पार न देख सकें। रुक्ष, खुरदरा, है ना, विलेय जो जल में पूरी तरह घुल जाए, ठीक है। परभासी, जिनसे हम आर पार तो देख पाएँ लेकिन कायदे से न देख पाएँ, ठीक है। और पारदर्शी होता है जिनसे वस्तुएं आर पार हम देख सकें। तो ये जो आज का हमारा पूरा ये था, ये हमारा चैप्टर नंबर 3 और 4 कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब कल हम फिर इसी टाइम पे आपको मिलेंगे अन्य चैप्टर लेके, है ना, 5 और 6। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर और लाइक कर दीजिए। जो भी हो, अगर कोई कमी रह गई हो तो आप लोग कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।